हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। आज की वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन और साइलेंट फीचर क्या क्या है, फ्रेमवर्क कैसे हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का। वो सारा ही इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बोला है एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है हैविंग सम स्पेशल सेंटिटी अटैच टू इट। ठीक है, पहली बात उसने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिसकी कुछ स्पेशल सेंटिटी है जो इसके साथ अटैच है। ठीक है, फिर बोला एक फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। मतलब ये सभी लॉ जितने भी हम पढ़ते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और जितने भी हम सिविल या क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं, बोला सभी का लॉ ऑफ द लैंड है कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक, फिर बोला सुप्रीम लॉ एक ऐसा सुप्रीम लॉ है दैट ऑल अदर लॉ मस्ट अवॉइड टू। ठीक ठीक है, और फिर बोला ये एक सेट आउट फ्रेमवर्क है एंड प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, और फ्रेमवर्क कैसे होता है? तो हमारे जैसे कि 3 ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। ठीक है, और इट हैज गिवन वर्थ टू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ठीक है, इसने बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, इन 3 ऑर्गन जो हम पढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? लॉ बनाएंगे। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। और लेजिस्लेचर क्या करेंगे? लॉ बनाएंगे, लेजिस्लेट करेंगे, बनाएंगे लॉ को, और उसे ही उनके द्वारा बनाए गए लॉ को एग्जीक्यूट करेगा, वो करेगा एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी क्या करेगी? उनके द्वारा लॉ बनाए गए लॉ को इंटरप्रेट करेगी। ठीक है, बोला है कि इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, वर्थ दिया है इन तीनों गवर्नमेंट ऑर्गन्स को, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी को। फिर बोला क्रिएट करता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फॉर द गवर्नेंस को। ठीक है, और रिफ्लेक्ट करता है ऑफ द ड्रीम्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, इतनी बात बोल दी। सबसे पहले ये की पॉइंट है कि सबसे पहले बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। बोला एक तो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसकी कुछ स्पेशल सेंटिटी है। फिर बोला कि फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, सुप्रीम लॉ ऑफ ऑल अदर लॉ, जितने भी लॉ हैं उनका सुप्रीम लॉ माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, बोला ये क्या करता है, फ्रेमवर्क सेट करता है, कुछ इसके प्रिंसिपल फंक्शंस हैं और ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है उनको। फ्रेमवर्क कैसे होगा? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के द्वारा। कि लेजिस्लेचर क्या करेगी? लॉ बनाएगी जो हमारी पार्लियामेंट होगी, और स्टेट लेजिस्लेचर बॉडीज होती हैं, अथॉरिटीज होती हैं जो हमारे द्वारा चुने गए ही कैंडिडेट्स होते हैं, जो आगे हमारी जैसे कि स्टेट विधानसभा में बैठते हैं, जो लॉ बनाते हैं सिर्फ स्टेट के लिए। लेजिस्लेचर और यदि वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं तो वो ऑल ओवर इंडिया के लिए लॉ बनाते हैं। ठीक है, और उनके लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉ को एग्जीक्यूट कौन करती है? हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, और इंटरप्रेट कौन करती है? हमारी जुडिशरी। ठीक है, इतनी बात बोल दी। फिर बोला कि ये क्रिएट करता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट को, और रिफ्लेक्ट करता है ऑफ द ड्रीम्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ द पीपल को। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है। एक तो बोला कि ये एक रिटन एंड लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ऑल ऑफ द वर्ल्ड। कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो बहुत ही बड़ा और लिखा गया लिखित संविधान है। आर्टिकल है 448 आर्टिकल, और अमेंडमेंट हुई है 104, 4 नहीं 5 होंगी, और लास्ट अमेंडमेंट जो है वो फरवरी 2020 को हुई थी। आई थिंक उसके बाद भी होगी एक। ठीक है, और हमारी शेड्यूल्स कितने हैं? 12 है, और पार्ट कितने हैं? 25 है। ठीक है, ये तो बोल दिया कि
पहला तो क्या हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन है और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। फिर बोला कि फैक्टर विच हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इट्स अ वास्टनेस, क्या क्या है, जियोग्राफिकल फैक्टर है, हिस्टोरिकल फैक्टर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है कुछ पार्ट इसका, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल टेरिटरीज, की पूरा ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सभी टेरिटरी के लिए, जितना भी ऑल ओवर इंडिया के लिए, ऐसा तो नहीं है कि स्टेट के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारी कंट्री जैसे इंडिया है उसके लिए अलग से, तो ऐसा नहीं है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सभी लोगों के लिए, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। फिर बोला फ्रेम्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, सेकंड साइलेंट फीचर क्या है, एक तो बोल दिया कि रिटन एंड लेंथीएस्ट है, दूसरा बोल दिया फ्रेम्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था बनाने में, और इसे बनाया किसके द्वारा गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। रूलिंग पार्टी गेव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अब की हमारी पार्लियामेंट होती है, इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होंगे, जो रूलिंग पार्टी होगी वो लीडर बनती है, वहीं वो जो रूलिंग पार्टी जीत के आती है उसी से ही हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, और वही क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं। उसी प्रकार उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा लॉ बनाया गया था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहाँ से थी, हमारे ही द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव थे जो वहाँ बैठे हुए थे, ठीक है, और इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, ठीक है। और फिर बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज कंसीडर्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी एज ऑल प्रिंसली स्टेट वर रिप्रेजेंटेड एट द टाइम, ठीक है। बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कंसीडर की जाती है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, क्योंकि उस टाइम जो प्रिंसली स्टेट थे उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव जो लोग थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में के मेंबर थे, ठीक है। फिर बोला डिराइव फ्रॉम द वेरियस सोर्स गैदर्ड ऑल द बेस्ट पार्ट ऑफ व्हाट मेक इट यूनिक, मतलब एक तो बोल दिया रिटन है, लेंथीएस्ट है, फिर बोला कि बनाया किसके द्वारा गया है, हमारे द्वारा बनाया गया, पीपल ऑफ द इंडिया के द्वारा बनाया गया, कैसे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, क्योंकि हमारे ही द्वारा चुने गए लोगों ने जो हमारे ही द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव थे वही तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने थे, उन्होंने ही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फिर बोला कि ड्राइव किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन वेरियस सोर्सेस से, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो बोरो किया गया है अनदर कंट्रीज से, और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सारा ही कॉन्स्टिट्यूशन बोरो ही किया, एक अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना, उसको जानना, फिर ये देखना कि कौन सा पार्ट जो है वो ठीक है, कौन सा जो है हमारे देश के लिए बेहतर होगा, ये बहुत बड़ी बात होती। और इसीलिए बोला कि डिराइव किया गया है वेरियस सोर्स एंड गैदरिंग ऑल द बेस्ट पार्ट इज व्हाट मेड इट यूनिक, कि वो क्या करता है, यूनिक बनाता है, क्योंकि हमने क्या किया है, बोरो किया गया है इसे अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, फिलोसफिकल अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, पॉलिटिकल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। पॉलिटिकल जो अथॉरिटीज़ का जो ये है वो हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होगी, बोला है रियल एग्जीक्यूटिव, जैसे कि हमारे हैं इस टाइम, जैसे कि हमारा रियल एग्जीक्यूटिव है, पावर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उन वो एक रियल एग्जीक्यूटिव माने जाते हैं, ठीक है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के मेंबर होंगे, फॉर्म लोकसभा बनाते हैं, और लोकसभा के मेंबर किसके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, हमारे के द्वारा, कॉमन पीपल के द्वारा वो इलेक्ट किए जाएंगे डायरेक्टली, जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, हमारे ही द्वारा चुने गए लोग जो होते हैं वो आके लोकसभा में बैठे होते हैं और वही क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, ठीक है।
फिर बोला यूनिवर्सल अडल्ट एंड फ्रेंचाइज है, मतलब कि हमें कुछ लोगों को राइट दिए गए हैं, जैसे कि 18 ईयर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, राइट टू वोट मिलता है, और हम ही लोग वोट डालकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वही आगे हमारे देश के कानून को बनाते हैं। ठीक है, फिर बोला इसमें क्या है, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट इन द 1976 में। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है इसमें है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर सेकुलर पॉलिसी है एंड द इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और यूनिक ब्लेंड ऑफ द रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात हम तब देखते हैं जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का एक मैटर आता है कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जिसको अमेंड किया जा सकता है और कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता, और किस पार्ट को अमेंड करने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है और कौन से पार्ट को अमेंड करने के लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी से ही हम उसको अमेंड कर सकते हैं। वो बताता है हमारा यूनिक ब्लेंड ऑफ द रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी की। ठीक है, एंड नेक्स्ट बोला है सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप है हमारी कंट्री में। ऐसा नहीं होता कि कुछ जैसे स्टेट और कंट्री की सिटीजनशिप जो दोनों ही लोगों को मिल जाता है, ऐसा नहीं है। जो हम क्या कहते हैं, हम ऐसा नहीं बोलते कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ तो मैं ऐसा नहीं बोलती कि मैं हिमाचल की सिटीजन, वी आर ए इंडियन। ठीक है, क्योंकि हम इंडियन हैं, हमें एक सिंगल सिटीजनशिप मिली है। हमें ऐसा नहीं बोला क्या कि स्टेट की सिटीजनशिप भी मिली है और कंट्री की भी मिली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो हमारी फर्स्ट शेड्यूल है वहाँ बात करी है आर्टिकल 1 एंड 4 की, क्योंकि ये डील करता है विद द हमारे जो एट प्रेजेंट में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में। ठीक है, और जो सेकंड शेड्यूल है वो बात करती है आर्टिकल 59, 74, 97, 125 एंड 148 एंड 158 एंड 168 ऑन 86 एंड 221 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्योंकि ये बात करता है डील विद द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ डेजिग्नेटेड पीपल। जो भी हमारे डेजिग्नेटेड पीपल हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होकर, प्रेसिडेंट होके, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होके, जो भी एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के रूप में काम कर रहे हैं, वो एक अच्छी गेजेटेड पोस्टों पर हैं, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, जो हमारे एमएलएस हैं, पीएम्स हैं, और जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस वगैरह हैं, उनकी सैलरी के बारे में बात की है हमारी सेकंड शेड्यूल में। फिर बोला फोर्थ शेड्यूल बात करती है आर्टिकल 4 और 80 के बारे में, क्योंकि यहाँ बात करी गई है जो कि सीट अलॉट की जाती है टू द वेरियस स्टेट एंड यूटी इन द राज्यसभा के लिए, उसके बारे में बात की है हमारी फोर्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल में बात करी है आर्टिकल 224 के बारे में, जिसमें बात करी है एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज की। ठीक है, एंड सिक्स शेड्यूल में बात करी है आर्टिकल 244 एंड 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया इन द असम, मेघालय एंड मिजोरम के बारे में। ठीक है, एंड द सेवेंथ शेड्यूल में बात करी है आर्टिकल 246 के बारे में, जिसमें सब्जेक्ट टू द, जैसे सेवन शेड्यूल में हमारी 3 लिस्ट दी गई, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या है, कौन कौन से ऐसे मैटर रखे गए हैं जिसमें जो लॉ बनाने की पावर होती है वो एक यूनियन होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है। स्टेट लिस्ट में आते हैं कि कौन कौन से ऐसे मैटर हैं जिन पर लॉ बना सकती हैं, तो हमारी स्टेट जो है वो लॉ बना सकते हैं, वो है हमारा स्टेट लिस्ट। और कंकरेंट लिस्ट है जहाँ पर लॉ एंड जो है या कुछ पार्ट जो है वो, जैसे कि हमारा एजुकेशन हो गया, वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। वो यूनियन एंड द स्टेट दोनों का ही म्यूचुअल तरीके से चलते हैं, और इसमें क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट में यूनियन भी लॉ बना सकती है और सेंटर भी, यूनियन एंड द स्टेट दोनों ही, सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट क्या करती हैं, लॉ बना सकती हैं। लेकिन यदि कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है
तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, हमारी यूनियन गवर्नमेंट को दी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी, ठीक है। और 8 में बोला है आर्टिकल 344 एंड आर्टिकल 351, जिसमें 22 रीजनल लैंग्वेजेस की बात करी है, 14 वर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड 15th है सिंधी was added in the 21st अमेंडमेंट में ऐड हुई थी, और 16th और 17th 18th जैसे कौनकी और मणिपुरी नेपाली ये ऐड हुई थी 71st अमेंडमेंट में। और द 19th 20th एंड 21st एंड 22nd जो अमेंडमेंट में ऐड हुई थी हमारी वोडो, मराठी, सिंथाली एंड डोगरी, वो ऐड हुई थी हमारी 92nd अमेंडमेंट में, ठीक है। इसी प्रकार हमारी 22 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, 14 कौन थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई थी, 15 जी हमारी सिंधी, और जो कि 21st अमेंडमेंट में ऐड की गई थी 16th लैंग्वेज, और 17th 18th कोंकणी एंड मणिपुरी नेपाली वो ऐड की थी 71st अमेंडमेंट में। और 19, 20 एंड 21 एंड 22 ये जो लैंग्वेज बोडो, मराठी, संथाली एंड डोगरी ये ऐड की थी 92 अमेंडमेंट में, ठीक है। 9th शेड्यूल में बात करी है हमारी आर्टिकल 31B के बारे में, जिसमें बात करी है लैंड रिफॉर्म एंड एबोलिशन ऑफ जिम्मेदारी सिस्टम, ठीक है। और लैंड रिफॉर्म और जो भी हमारा जिम्मेदारी सिस्टम था पहले, उसको एवोल्यूशन की बात करी है हमारी 9th शेड्यूल में। और देयर इज नो जुडिशियल सिक्योरिटी प्रेजेंटली, लैंड रिफॉर्म एंड एबोल्यूशन ऑफ जिम्मेदारी सिस्टम के बारे में बात करता है हमारी 9th शेड्यूल, जिसमें कोई भी जुडिशियल सिक्योरिटी प्रेजेंटली 282 एक्ट एंड अमेंडमेंट्स जो हैं वो बात करी है हमारी 9th शेड्यूल में। 10th शेड्यूल में बात करी है आर्टिकल 102 एंड 191 के बारे में, जो कि बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे बोला जाता है डिफेक्शन ऑन द वन पार्टी टू अनदर। जैसे कि हमारे जो मेंबर हैं वो यदि एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं, बाद में किसी दूसरी पार्टी में एंटर हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, कि डिस्क्वालीफाई किया गया था ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन को, वो बात करी है हमारी 10th शेड्यूल में। 11th शेड्यूल में बात करी है एरिया जो नेसेसरी है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द सोशल जस्टिस इन ईच पंचायत इन 29 मैटर्स एंड म्यूनिसिपैलिटी की बात करी गई है, जिसमें 18 मैटर को प्रेजेंटली 18 मैटर हैं, वो बात करी है हमारी 12th शेड्यूल में। इसी तरह से हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमने देख लिया। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा जो ये चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल, यहाँ मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है। यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा, यहाँ मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करवा दिया है, और यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।